दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस के फॉर्म आ चुके हैं। साथ ही साथ यूके ट्रिपल एससी भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। तो मैंने सोचा कि आपके सामने कुछ व्याख्यानात्मक रूप से आपके सामने लाऊं, क्योंकि इससे पहले मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आता था। तो आज मैंने सोचा कि जो एक भूगोल विषय है हमारा, उसके ऊपर मैं बात करूं और कुछ टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो पीसीएस का है, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस का है, चाहे वो आपका ग्रुप सी के अंतर्गत जितने भी परीक्षाएं आ रखी हैं, उनके ऊपर ये सभी जगहों के लिए आपको महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा मेंस से नहीं है। अभी हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे दोस्तों। तो वहाँ पर के लिए जो प्रश्नों का जो भंडार आएगा और जिन चीज़ों की मैं आपके सामने व्याख्या करूँगा, आशा करता हूँ कि आप प्रारंभ से अंत तक उन चीज़ों को नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चनों ने आना है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। अब ये विश्व का भूगोल पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भूगोल विषय में शुरू कर रहा हूँ आज से। इसको देखेंगे हम कि कैसे भूगोल विषय हमारे सामने एक विषय के रूप में आया, ठीक है, और किस प्रकार से ये विज्ञान की एक शाखा हुआ करता था, और धीरे धीरे किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने, या ये कहें कि जो भूगोलवेता है हमारे, उन्होंने इसे एक अलग से विषय के रूप में हमारे सामने रखा। तो एक परिचय के रूप में आज मैं भूगोल विषय को आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे दोस्तों, आप लोग ज़रूर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो ये भूगोल शब्द है, भूगोल का अर्थ हम सब जानते हैं। भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब गोल है। यद्यपि गोल तो नहीं है, पृथ्वी जियोट आकृति में है, लेकिन फिर भी पृथ्वी को हम एक गोल अपनी भाषा में मानते हैं। तो भूगोल जो शब्द है उसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। और जो ये जियोग्राफी है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, जियो और ग्राफी। जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो लैटिन भाषा में जियो का शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है आपका पृथ्वी, और जो ग्राफी शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है वर्णन करना। वर्णन करना, ठीक है। तो ज्योग्राफी का अब शाब्दिक अर्थ हमारे सामने आ चुका है कि पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी के बारे में कुछ लेख लिखना ही क्या है, ज्योग्राफी है, यानी कि भूगोल है दोस्तों। अब बात आती है यहाँ पर सबसे पहले भूगोल के जनक की बात, ठीक है। तो दोस्तों, भूगोल का जनक को जानने से पहले हम एक विद्वान का नाम जानते हैं। उनका नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, ये नाम आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इरेटोस्थनीज एक यूनानी वैज्ञानिक थे दोस्तों, और इन्होंने सर्वप्रथम जो एक शब्द दिया था उसका नाम है जियोग्राफिका। जियोग्राफिका। तो एक प्रश्न आपका दोस्तों यहीं पर से बन जाता है कि जियोग्राफिका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था इरेटोस्थनीज ने। दोस्तों, जियोग्राफिका इनका एक ग्रंथ है, एक मतलब किताब का नाम है, ठीक है। तो जियोग्राफिका जो पुस्तक या शब्द जो दिया गया है, वो दिया गया है इरेटोस्थनीज द्वारा। साथ ही साथ इरेटोस्थनीज ने एक चीज़ और करी थी दोस्तों, वो ये थी कि इन्होंने जो पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इसको नापने का प्रयास किया था, और लगभग जो पृथ्वी की जो विषुवत रेखा की लंबाई है उसके करीब तक ये पहुंच गए थे। तो काफ़ी योगदान इन्होंने विषुवत रेखा को नापने में भी अपना दिया था। तो कई बार विद्वान लोग क्या हो जाते हैं कि ये कहते हैं कि जो भूगोल का जो जनक है वो इरेटोस्थनीज को ही मानना चाहिए, लेकिन अधिकतर विद्वान लोग इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक नहीं मानते हैं। और परीक्षाएं भी जो हमारी यूकेपीएससी है या यूके ट्रिपल एससी है या जो भी है, वो इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक के रूप में क्वेश्चन नहीं देती है दोस्तों। तो आपको अब सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ माइंड करनी है कि जो इरेटोस्थनीज हैं, अगर यहाँ पर बात आती है कि भूगोल को एक अनुशासित रूप से लाने का कार्य किस विद्वान ने किया था, तो आप कहेंगे इरेटोस्थनीज ने किया था। साथ ही साथ पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है, यानी कि ये भी कह सकते हैं आप कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर,
यानी कि विषुवत रेखा की जो लंबाई जो सबसे पहले नापने का जो प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको इरेटोस्थनीज से रिलेटेड याद रखना है। तो ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने दिया। पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है उसको नापने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। और ये इरेटोस्थनीज एक यूनानी दार्शनिक थे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको इरेटोस्थनीज के बारे में क्लियर रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भूगोल के जनक की। तो भूगोल का जो जनक होगा दोस्तों, भूगोल का जनक, अब मैं यहाँ पर एक विद्वान का नाम और लिख रहा हूँ और उनका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है, हिकेटियस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों। अब क्यों कहा जाता है, हिकेटियस एक ऐसा विद्वान था जिसने सर्वप्रथम पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ जहाँ पर पृथ्वी पर लोग रहते थे दोस्तों, वहाँ वहाँ इसने क्या किया, उसका एक मानचित्र तैयार किया था, यानी कि निवास योग्य भूमि का मानचित्र, ठीक है दोस्तों। तो निवास योग्य भूमि का जो मानचित्र जो तैयार किया था सर्वप्रथम, वो हिकेटियस ने किया था दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इसको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ हिकेटियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है जेस पेरियोडिस। पेरियोडिस दोस्तों, ये याद रखना है आपको कि जेस पेरियोडिस पुस्तक किसने लिखी है, तो आप कहेंगे हिकेटियस ने लिखी है। तो इन्होंने जेस पेरियोडिस पुस्तक में पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के मौसम हुआ करते हैं और कहाँ कहाँ पर लोग रहते हैं, उनका एक क्या देने की कोशिश करी थी, एक मानचित्र बना करके मानचित्र बनाया था इन्होंने। और जहाँ जहाँ पर पृथ्वी पर निवास योग्य भूमि है उसका एक मानचित्र बना करके अपनी पुस्तक जेस पेरियोडिस में लाए थे। तो अतः जो भूगोल का जनक की जो संज्ञा दी जाती है वो हिकेटियस को ही दी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इरेटोस्थनीज और हिकेटियस में आप अंतर स्पष्ट कर चुके हैं कि हिकेटियस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आती है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आप कहेंगे हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है। अब लेकिन बात यहाँ पर आप आज आ जाती है कि 20वीं सदी में आज हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो 21वीं सदी में भूगोल का यानी कि आधुनिक भूगोल का जनक आपके सामने पूछा जाता है दोस्तों। तो आप कई लोगों को पता भी होगा कि आधुनिक भूगोल का जनक, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक भूगोल का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है वॉन हमबोल्ट को। हमबोल्ट याद रखिएगा दोस्तों, वॉन हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब वॉन हमबोल्ट जो महोदय थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान। जलवायु को क्लाइमेट बोलते हैं, तो जलवायु विज्ञान इनका एक शास्त्र है, यानी कि एक पुस्तक है। क्लाइमेटोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है, वॉन हमबोल्ट, ठीक है ना। तो क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने अपनी चर्चा परिचर्चा रखी और काफ़ी सारे प्रमाण दिए थे, इस वजह से इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा दोस्तों, आपने पनामा नहर का नाम सुना होगा, जिसका निर्माण कि 1914 ईस्वी में किया गया था। पनामा नहर आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कैरिबियन सागर भी है वहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो वहाँ पर पनामा नहर को जो बनाने का सर्वप्रथम विचार जो आया था, वो सर्वप्रथम वॉन हमबोल्ट के ही दिमाग में आया था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दो बड़े महासागर आपस में जुड़ रहे थे और जिससे कि मुक्त व्यापार करने के लिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जैसे देश किससे कनेक्ट हो गए थे, यूरोपियन देशों के साथ भी कनेक्ट हो गए थे। तो तीन चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी दोस्तों कि ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया था, वो इरेटोस्थनीज ने दिया था। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जेस पेरियोडिस पुस्तक किसने लिखी है, हिकेटियस ने लिखी है। अब यहाँ आधुनिक भूगोल की बात करी हमने, तो दोस्तों आधुनिक भूगोल के अंतर्गत हमने देखा कि क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान,
पर अपना दर्शन किसने दिया था, तो वो वान हम्बोल्ट ने दिया था, और वान हम्बोल्ट को ही आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन किन लोगों के सहयोग से आज भूगोल विषय इतने तरक्की पर आया है। जब 20वीं सदी में इन लोगों ने अपनी बातें रख चुके थे ये लोग कि भूगोल को एक विषय के रूप में जाना जाना चाहिए, तो तब एक प्रकार की धारणा हमारे सामने उभर कर के आई थी, और वो धारणा ये थी कि दो प्रकार की धारणाएं थी। एक तो थी दोस्तों संभावनावाद, संभावनावाद, और दूसरी थी नियतिवाद। क्योंकि ये चीज़ क्लियर हो चुका था दोस्तों 20वीं सदी में आते आते कि मनुष्य और पर्यावरण का एक दूसरे के साथ क्या है, बहुत गहरा संबंध है, और जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के आंतरिक संबंधों को जो हम पढ़ रहे हैं, यही क्या है, एक प्रकार का भूगोल है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दो मतलब तर्क सामने आए। एक तो संभावनावाद आया और दूसरा आया नियतिवाद। तो संभावनावाद क्या था दोस्तों? संभावनावाद में ये बात कही गई कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभावनावाद में क्या निर्णय आया कि मनुष्य जो है वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, कि मतलब अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति का प्रयोग किया जा सकता है। इसे संभावनावाद कहा गया। जबकि नियतिवाद जस्ट इसका उल्टा था दोस्तों। नियतिवाद में ये बात सामने आई कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के अधीन है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है, यानी कि प्रकृति का अगर मूड रहेगा तभी मनुष्य अपना कार्य कर सकता है। तो संभावनावाद में प्रकृति की क्या थी, मतलब मनुष्य की ये थी कि ये कह सकते हैं कि मनुष्य का अपना, लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा ही पर्यावरण पर कंट्रोल किया जा सकता है। और नियतिवाद में क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरण का मनुष्य के ऊपर नियंत्रण रहता है। तो इन आधारों पर जैसे हम ये कह सकते हैं कि इससे पूर्व जो भूगोल की शाखाएं थी वो विभिन्न वर्गों में बंटी थी। तो यहाँ पर आते आते दोस्तों भूगोल मुख्य रूप से दो शाखाओं में बंट गया। भूगोल कितनी शाखाओं में बंट गया? भूगोल दो शाखाओं में बढ़ गया। पहला है आपका भौतिक भूगोल। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझनी है, भौतिक भूगोल, और दूसरा है आपका मानव भूगोल। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, मानव भूगोल। आपने देखा कि संभावनावाद आया, नियतिवाद आया, इन सब को देखते हुए 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमारे सामने भूगोल की दो शाखाएं स्पष्ट रूप से सामने आई। और वो दो शाखाएं क्या थी? एक तो थी भौतिक भूगोल की और एक थी मानव भूगोल की दोस्तों। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम किस किस चीज़ को देखते हैं दोस्तों? भौतिक भूगोल के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। जैसे भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या देख सकते हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ कि भौतिक भूगोल के एक तो आ जाएगा आपका भूगणितीय भूगोल। भूगणितीय भूगोल, ठीक है। भूगणितीय भूगोल को हम किसके अंतर्गत देखेंगे? भौतिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे। इसी प्रकार से स्थलाकृति भूगोल, यानी कि स्थलों के बारे में, स्थलाकृति भूगोल, ठीक है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे भूगोल के, तो स्थलाकृति भूगोल किसके अंतर्गत आ जाएगा? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से समुद्र विज्ञान, ठीक है दोस्तों, समुद्र विज्ञान, यानी कि जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दे रखी हैं स्वयं, और उन चीज़ों का अध्ययन हम भूगोल के अलग अलग शाखाओं में कर रहे हैं। कि जैसे भूगणितीय भूगोल के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि कितना मतलब पृथ्वी का क्षेत्रफल है, कितना समुद्रों की लंबाई है, तो ये भूगणितीय भूगोल के अंतर्गत। स्थलाकृति भूगोल के अंदर हम स्थलों की जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार का, ठीक है। समुद्र विज्ञान के अंदर हम समुद्रों की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से मृदा भूगोल है एक, मृदा भूगोल, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से मृदा भूगोल हो गया। इसी प्रकार से आपका जैव भूगोल हो गया, जिसमें जैविक वस्तुओं की बात हम करते हैं। अब यहाँ पर मानव भूगोल में जो दूसरा जो पार्ट था भूगोल का, वो है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के अंतर्गत दोस्तों हम जो मेन रूप से जो देखते हैं, कुछ कुछ शाखाओं के नाम मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जैसे मानव की हम इसमें देखेंगे संस्कृति, यानी कि सांस्कृतिक भूगोल। तो सांस्कृतिक भूगोल किसके अंतर्गत आ जाएगा? मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। उसके बाद मानव द्वारा राजनीति की जाती है, तो राजनीति भूगोल, ठीक है, राजनीतिक
भूगोल, ये भी इसका एक पार्ट हो गया। उसके बाद आपका जनसंख्या भूगोल हो गया, प्रादेशिक भूगोल हो गया, ठीक है ना, प्रादेशिक, क्योंकि प्रादेशिक रूप से मनुष्य ने ही बांटा हुआ है, या आवासीय भूगोल हो गया। तो विभिन्न प्रकार की शाखाएं भूगोल की हैं। तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, तो आप कहेंगे 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आ गया है और मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो बात आती है कि इन विभिन्न प्रकार की जो मुख्य मुख्य शाखाएं हैं, इनके जो जनक हैं वो कौन हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि भौतिक भूगोल, तो ये भौतिक जो भूगोल है, जैसे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे भौतिक भूगोल का जनक जो कहा जाएगा वो कहा जाता है पॉलीडोनियस को, पॉलीडोनियस, याद रखेंगे दोस्तों, पॉलीडोनियस भौतिक भूगोल के जनक हैं दोस्तों। इसी प्रकार से मानव भूगोल की अगर हम बात करें दोस्तों, मानव भूगोल का जो जनक है, इनको आप थोड़ा से गंभीरता से लेंगे तो फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और फ्रेडरिक रेटजेल ने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक थी दोस्तों वो लिखी थी फ्रेडरिक रेटजेल ने। और एंथ्रोपोजियोलॉजी जो होता है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें मानव जाति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोजियोलॉजी होता है। और मानव भूगोल का जो जनक था वो फ्रेडरिक रेटजेल था, और उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है, फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको क्लियर होगी, भौतिक भूगोल के जो जनक हैं वो पॉलीडोनियस महोदय हैं, मानव भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रेटजेल हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है भूगणितीय भूगोल, तो भूगणितीय भूगोल आपने पाइथागोरस थ्योरम, माफ़ी चाहूँगा, भूगणितीय भूगोल के जो जनक हैं वो थे एच थेल्स। तो ये आपको क्लियर याद रखना है, यहाँ से उत्तराखंड पीसीएस में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भूगणितीय भूगोल के जनक कौन है, एच थेल्स से दोस्तों। यहाँ पर अगले बात कर लेते हैं सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। तो सांस्कृतिक भूगोल के जो जनक थे दोस्तों, जनक हैं वो हैं कार्ल ओ सावर। तो कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, थेल्स को भूगणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, पॉलीडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ व्यवस्थित भूगोल, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक दोस्तों कहा जाता है आपका, जिन्होंने जियोग्राफी का शब्द दिया था, यानी कि इरेटोस्थनीज दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों व्यवस्थित भूगोल के अलावा अगर मैं बात करूं कि वातावरणवाद के प्रणेता कौन थे, ठीक है, जिन्होंने वातावरण के साथ मनुष्य का एक संबंध बताया था, और वो थे एक बहुत बड़े हिस्ट्री के जनक भी हैं वो, उनका नाम आपको पता ही है, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस, ठीक है। तो वातावरणवाद के प्रणेता कौन थे दोस्तों, हेरोडोटस थे दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। व्यवस्थित भूगोल के जनक आपके इरेटोस्थनीज हो गए, भूगोल का जनक आपका हिकेटियस हो गया, मानव भूगोल आपके फ्रेडरिक रेटजेल, और पॉलीडोनियस आपका भौतिक भूगोल के जनक हो गए, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर हो गए। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों ने भूगोल की तरक्की में अपना योगदान दिया है, उनमें
जैसे कि विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया, ठीक है, एक प्रश्न आ जाता है, विश्व का प्रथम मानचित्र, ठीक है। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन बन जाता है, विश्व का प्रथम मानचित्र, ठीक है दोस्तों। तो ये भी यूनान के दार्शनिक थे। विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था अगेनजी मेंडर, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगेनजी मेंडर ने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मानचित्र बन गया, ग्लोब, विश्व का ग्लोब यानी कि ग्लोब की खोज किसने की थी, ठीक है, ग्लोब। तो ग्लोब की जो ग्लोब बनाया था दोस्तों, वो बनाया था आपका मार्टिन वेहम ने, मार्टिन वेहम। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न आपके सामने आना ही आना है। तो मार्टिन वेहम ने जो विश्व का ग्लोब है उसका निर्माण किया था, मार्टिन वेहम ने। और अगेनजी मेंडर ने क्या बनाया था, विश्व का मानचित्र बनाया था दोस्तों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है दोस्तों कि जो विश्व का जो मानचित्र है वो किसने बनाया था, तो अगेनजी मेंडर ने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि विश्व के जो मानचित्र में सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था, ठीक है ना। तो विश्व के मानचित्र पर, ठीक है, मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया, तो ये दर्शाया था दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, किसने दर्शाया, तो वो क्लॉडियस टोल्मी ने। आप याद रखेंगे, टोल्मी, क्लॉडियस टोल्मी इनका पूरा नाम है। तो टोल्मी ने विश्व की मानचित्र पर भारत को भी दर्शाया कि ये भारत की एक स्थिति है, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये आ जाए कि भारत का मानचित्र किसने बनाया था, भारत का पर्टिकुलर यानी कि, ठीक है ना, भारत का मानचित्र किसने बनाया, तो भारत का जो मानचित्र बनाया था दोस्तों वो बनाया था एन विले ने, एन विले। तो दोस्तों आप आई होप याद रखेंगे, ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि विश्व को जो मानचित्र बनाया दोस्तों वो अगेनजी मेंडर ने बनाया, ठीक है। उन्होंने एक आकृति बना दी पूरे एशिया महाद्वीप की, लेकिन उसमें भारत को स्पष्ट रूप से जो दर्शाने का काम किया, यानी कि विश्व के मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया था, वो टोल्मी ने दर्शाया था दोस्तों। और पृथक कर करके भारत का एक अलग मानचित्र जो आप देखते भी हैं, तो भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो वो बनाया था दोस्तों एन विले ने। तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, साथ ही साथ हम भारत की भी जानकारी प्राप्त कर ली कि भारत के मानचित्र को किसने दर्शाया था। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्टली अगर मैं 2-3 चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर से 2-3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक तो आपका व्यवस्थित भूगोल का जनक या ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया था, तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। जेस पेरियोडिस बुक किसने लिखी है, तो हिकेटियस ने लिखी है, और हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हमने साथ साथ में पढ़ा, इरेटोस्थनीज को पढ़ा हमने, जेस पेरियोडिस यानी कि भूगोल के जनक को पढ़ा, आधुनिक भूगोल के जनक को देखा हमने, वॉन हम्बोल्ट को देखा, ठीक है, कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। साथ ही साथ इनका क्लाइमेटोलॉजी ग्रंथ के बारे में देखा हमने, और पनामा नहर को बनाने का जो निर्णय आया था, जो दिमाग में सब सर्वप्रथम जो बात आई थी वो वॉन हम्बोल्ट की आई थी। तो इन सब की बातों के बाद यहाँ पर 2 प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हुई, संभावनावाद और नियतिवाद। दोस्तों संभावनावाद में क्या था दोस्तों कि प्रकृति पर मनुष्य का नियंत्रण है, जबकि नियतिवाद में ये कहा गया कि मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के कंक्लूजन के बाद भूगोल को हमने आधुनिक युग में 2 भागों में बांटा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि भौतिक भूगोल को हम के अंतर्गत हमने बहुत सारे शाखाएं रखी हैं, भूगणितीय भूगोल है या स्थलाकृति भूगोल है, समुद्र विज्ञान है। इसी प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत हमने उसकी सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रादेशिक, ठीक है, आर्थिक, इन सभी चीज़ों को उसके अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत रखा। साथ ही साथ हमने इन भूगोल की विभिन्न शाखाओं के जो जनक हैं उनका अध्ययन किया कि भौतिक भूगोल के जो जनक थे वो पॉलिडोनियस हैं, मानव भूगोल के फ्रेडरिक रेडजेल हैं, भूगणितीय भूगोल के एच थेल्स हैं, सांस्कृतिक भूगोल कार्ल ओ सावर बहुत बार पूछा जाता है, व्यवस्थित भूगोल इरेटोस्थनीज के द्वारा दोस्तों
स्थापित किया गया। वातावरणवाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आया हमारे सामने, और वातावरणवाद के जो प्रणेता थे वो थे हेरोडोटस थे, यानी कि जिन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अब साथ ही साथ हमने मानचित्रों की बात करी कि विश्व का प्रथम जो मानचित्र बनाया था वो किसने बनाया था, तो अगेंजी मेंडर ने बनाया था। और ग्लोब किसने बनाया था, तो वो मार्टिन वेहम ने बनाया था। दोस्तों मार्टिन वेहम याद रखेंगे आप, ठीक है। विश्व के मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया था, तो विश्व के मानचित्र पर भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। भारत का जो मानचित्र जो बनाया गया दोस्तों, वो किसके द्वारा बनाया गया था, एनविले के द्वारा बनाया गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये जो छोटी सी क्लास थी ये बहुत पसंद आई होगी, और आप इसको एक बार ज़रूर दोबारा भी देखेंगे, और जितने भी पॉइंट मैंने बताए इनको आप नोट कर लीजिएगा, ताकि अगला पॉइंट जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उस समय आपको दिक्कतें नहीं आएंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है भूगोल विषय। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।